हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कल ही हम तस्करा कर रहे थे कि बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आज फिर एक खबर आई है कि आज अलस सुबह बलूचिस्तान के ज़िले वाशुक में एक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 5.4 थी। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, मगर 300 कच्चे मकानात वहाँ गिर गए हैं। और क्योंकि वो एक दूर अफ्तादा ज़िला है और वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, तो वहाँ हज़ारों लोग इस वक्त जो है खुले आसमान तले मौजूद हैं। पीडीएमए से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने सामान भिजवाया है वाशुक के लिए, और शुक्र ये हुआ कि वहाँ अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कुछ लोग ज़ख्मी थे, इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। हमारी आज की बड़ी खबर ज़ाहिर है बीआरटी है, और मैं चाहूँगा कि ज़रार शुरू कर लें। जी ज़रार जी। बिल आखिर पेशावर की बीआरटी का इफ्तिताह हो ही गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद इसका इफ्तिताह किया। और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब ये पहले अनाउंस हुआ था, या जब परवेज़ खटक इस पर बात कर रहे थे, तो उनकी काफ़ी रिजर्वेशंस थी, लेकिन अब वो उनको ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं परवेज़ खटक को कि उनकी सोच सही थी। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि अक्टूबर 2017 में इस पे काम शुरू हुआ था, और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे केपी के परवेज़ खटक साहब, उन्होंने सिर्फ एक 6 महीने की डेडलाइन दी थी कि 6 महीनों में बन जाएगा। ज़ाहिर है उस वक्त बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, और वक्त ने साबित किया कि वो सही बोल रहे थे, क्योंकि जो टाइम फ्रेम दिया था और जो कॉस्ट दी थी उस वक्त, ज़ाहिर है क्या था कि 49 बिलियन रुपीज़ में ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हस्बे मामूल जैसे डिलेज़ होती हैं तो कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, और इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन बहरहाल शुरू हो गया है, और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक जो मेन कॉरिडोर है वो 27 किलोमीटर का है, लेकिन जो उसकी जो फीडर रूट्स हैं और साइड के हैं रूट्स, वो 60 किलोमीटर के हैं, जिसका मतलब है कि शायद पूरा पेशावर इससे कवर हो जाएगा। इसमें मजीद क्या डिटेल्स हैं? अच्छा ज़रार, जी मुबशर, आप कुछ कह रहे थे अभी। ज़रार मैं कह रहा था कि अब शुक्र है ये मंसूबा शुरू हो गया, और यकीनन पेशावर में जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमने ये जो रावलपिंडी में मेट्रो चली, या लाहौर में चली, या मुल्तान में चली, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और पहली दफ़ा हमने देखा कि एक वर्ल्ड क्लास जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया। लोग जो पहले वैनों में या सुजुकी डब्बों में खचाखच भरे होते थे, उनको एक बेहतर सवारी मैसर आई। अब पेशावर का जो इन्होंने तखमीना लगाया है वो ये है कि 3,60,000 जो हैं तकरीबन लोग रोज़ इसमें सफ़र करेंगे। खासा एम्बिशियस है, क्योंकि ये अंदाज़ा इस तरह लगाया गया है कि पेशावर में जो रिसर्च है उसके मुताबिक 2,36,000 लोग जो हैं वो बसों में सफ़र करते हैं, तकरीबन 87,000 जो हैं, और ये मैं रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, 87,000 सुजुकी पिकअप्स में करते हैं। उसके अलावा वैन्स में 50,000 लोग हैं, और जो लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं वो इनके अलावा हैं। तो ख्याल यही है कि बसों के जो लोग मुसाफिर हैं वो आ जाएंगे बीआरटी में, और जो पिकअप्स में सफ़र करते हैं वो। अच्छा, अली अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ। तो अली अकबर, अभी बात यही हो रही थी कि जो प्रोजेक्शंस हैं कि कितने मुसाफिर इस पर ट्रैवल करेंगे, और जो हम देख रहे हैं जो टिकट की कीमत ज़ाहिर है कि थोड़ी कम रखी है। अभी इब्तिदाई सब्सिडी तो मिलेगी बीआरटी को, दुरुस्त है? बिल्कुल ज़रा साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि पब्लिकली जो है ये इस बात का इतराफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 2 अरब तक सब्सिडी जो है वो इनको दी गई है कि इस मंसूबे को जो है वो चलाया जा सके। और ये मंसूबा, जिस तरह भी आपने बात की कि थोड़ी सी बात इस पर करना चाहूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है, वो ये है कि बीआरटी जो है वो सिर्फ ये कॉरिडोर नहीं है जो कि आज इन्होंने लॉन्च किया है। इनके 3 हिस्से हैं, उसमें 27 किलोमीटर का कॉरिडोर जो कि इन्होंने आज बसें चलाई है, और इसके साथ साथ 3 शॉपिंग मॉल जो है वो PC1 के मुताबिक बनने हैं, जिनमें से तकरीबन 350 से ज़ायद कमर्शियल दुकानें होंगी, और जो है बताया गया था कि ये दुकानें इनसे रेवेन्यू जनरेट होगा, और इस मंसूबे को जो है तो वो इनको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो साइकिल ट्रैक था मंसूबे के साथ, तो वो भी हमें नज़र नहीं आया। तकरीबन 3 किलोमीटर का जो है शुरू में बन गया है, बाकी जो है
अभी वो मुकम्मल तौर पर बाकी है। इसी तरह 150 दुकानों में से भी किसी एक दुकान की एंड जो है वो नहीं रखी गई है। तो ये चीज़ें थी। एक और जो पेशावर वालों का जो सबसे बड़ा मसला होगा इस BRT के, जो कि तकरीबन अच्छा है कि इन्होंने अनाउंस कर दिया, इफ्तिताह कर दिया आज, लेकिन ट्रैफिक का मसला जो है इस रूट के साथ बरकरार रहेगा। PC1 के मुताबिक ये बताया गया था कि तकरीबन 13,000 की गाड़ियां होंगी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उनको ऑफ रोड किया जाएगा। जैसे ये मंसूबा शुरू होगा तो ऑफ रोड करेंगे उन गाड़ियों को। अभी तक उनमें से किसी एक गाड़ी को ऑफ रोड नहीं किया गया है। और जब हमने इस जो मास ट्रांजिट का जो CEO है उनसे हमने बात भी की, तो उनका कहना था कि ये अभी पैरेलल चलेंगे, इनमें से अभी तक किसी को ऑफ रोड जो है वो नहीं करेंगे। तो एक तरह से तो कॉरिडोर लॉन्च हो गया, लेकिन मुकम्मल मंसूबा अभी तक नहीं हुआ। दूसरा ये कि अब इसके लिए तकरीबन जो है इनका तो कहना है तकरीबन 66 बिलियन रुपए जो है इन्होंने लगाए हैं, लेकिन हमारे इतलात के मुताबिक 80 अरब रुपए जो है इनको जारी किए गए हैं। 35 अरब रुपए जो है वो कॉरिडोर पे लगे हैं। 17 अरब की इन्होंने बसें जो ली है, जो कि तकरीबन 52 बिलियन बन रहे हैं। बाकी पैसे जो है उनका अभी तक पता नहीं चला कि उनका इन्होंने करना क्या है। जी चलिए, बहरहाल जो भी इसकी तो हाल है, आप हमारे से तो बेहतर है, क्योंकि हम तो यहाँ कराची में महरूम है किसी भी किस्म के मैस ट्रांजिट की, तो मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक देखिए सब्सिडी की जो बात है, मुबशिर सॉरी, हाँ मैं कह रहा हूँ आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ। कराची में 2 मेट्रो हैं, मगर वो स्टोर हैं बदकिस्मती से। अभी एक छालिया का पैकेट भी है वैसे, ऐसी अगर मतलब हम लिस्ट बना रहे हैं। जी भाई, इसमें जरा साहब ये तो आप मानेंगे, बसें हमारी जो है वो अच्छी है, वाईफाई भी है, उसके अंदर AC भी है, दूसरा एक कि हाइब्रिड भी है। बसें हमारी अच्छी है, लाहौर वालों से भी और कराची वालों से। ये देख लो। तो अच्छा, अब जहाँ पर ये सब्सिडी की बात है, कराची में तो है ही नहीं भाई। हाँ नहीं, देखें, जब ये हम लाहौर मेट्रो की भी बात कर रहे थे और जो भी, तो एक जो काफ़ी तनकीद की जाती थी हमेशा कि सर ये फीजिबल नहीं है। लेकिन मेरे इल्म में पब्लिक मैस ट्रांसिट जो होती है वो एक तरह से एक पब्लिक सर्विस है, और शायद वो कहीं भी सब्सिडी के बगैर नहीं चलती। क्या ऐसा ही है? जी जरा साहब, बिल्कुल आपकी बात 100% जो है वो दुरुस्त है, लेकिन काश ये बातें इनको समझ आनी चाहिए। अब बिलावजह क्या जरूरत है कि यहाँ पे आके एक जो वजीर आजम का मुशीर है सड़क के किनारे पे बीपर मतलब जो दे के वो ये कहता है कि जी इस पे हम सब्सिडी नहीं देंगे। हर जगह पे सब्सिडी दी जाती है, और ये जो है कोई बुरी बात इतनी नहीं है। लेकिन ये जो मनसूबा है, थोड़ा सा इसकी मैं बात करूंगा। इनसे जब हमने पूछा कि भाई रेवेन्यू का आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा मनसूबा है, तो इनका कहना था कि जो है हमारा टारगेट जो है 3,40,000 पर डे सवारियाँ होंगी। अब ये जो रूट है इस पर हमारे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक सवारियाँ हो सकती है, लेकिन 30,40,000 जो है बहुत मुश्किल है। अब आप ये अंदाज़ा लगाए कि एक हफ्ते से ये तशहीर भी कर रहे हैं, और चूँकि इफ्तिताह भी था तो लोग ज़्यादा इसके लिए पुरजोश थे कि वो इसमें सफ़र करें। 5-6 दिन तशहीर के बाद ही कोई 1 लाख तक जो इनका जू कार्ड है वो बिक गया है। तो आगे ये जो मामला चलेगा तो मतलब इसमें लाजमी इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सिर्फ 1 साल के नहीं है, बल्कि कई सालों पर के लिए, अगर इस मंसूबे का वजूद इन्होंने कायम रखना है तो। जी अच्छा अली अकबर, कुछ पार्किंग प्लाजास के बारे में भी बात हो रही है कि वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी, पार्किंग प्लाजे जो है इन्होंने तकरीबन हर जगह पे किए थे, लेकिन जब हमें ब्रीफिंग दी गई थी 2-3 दिन पहले, और हमने उसके अंदर जो है सारे क्वेश्चन जो है हमने रेस किए थे, और जो है उन्होंने तस्लीम किया था कि ये जो है जुज़वी इफ्तिताह है, क्योंकि मुकम्मल पैकेज अभी नहीं है। तो उनका कहना था कि 2-3 जगहों पे जो है पार्किंग प्लाजा है, एक चमकनई एरिया पे, एक हयाताबाद में। तो इस जगहों पे मतलब जो है कि अगर कोई उधर से आता है तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके मतलब वो कर सकता है। लेकिन और जो चीज़ें अभी होनी है, अभी तो रूट के अंदर भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी फुटेजेस चल रही है, जो कि उनके अंदर स्टेशनों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किया गया है। इसके साथ साथ 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स बनने हैं, जिनमें 350 कमर्शियल दुकानें होंगी, उसका अभी तक संग बुनियाद नहीं रखा गया है। तो ये चीज़ें तो सारी है, ताहम प्रेशर ज़्यादा था, और जो है काफ़ी इस मंसूबे को टाइम भी ज़्यादा गुजरा था, तो इन्होंने कॉरिडोर जो है वो आज सर्विस लॉन्च की है। और अभी हम देख रहे थे लोगों को थोड़ा सा एक मौका मिल गया कि उसमें जो है वो सफ़र कर सकेंगे।
लेकिन फिर मैं ये पॉइंट उठाऊंगा कि अभी जो एक साइड और दूसरी साइड रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, आप सब ने देखा होगा, बहुत तंग था, इन्होंने बीच में से BRT बना दिया और PC1 के मुताबिक ये था कि 3 रोया रोड दोनों साइड पर जो है वो प्राइवेट गाड़ियों के लिए छोड़ेंगे। अभी मुश्किल से 2 रोया रोड है, तो ये एक बड़ा मसला बन गया है। ऊपर से इन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको उसको भी ऑफ रोड नहीं किया। बिल्कुल, जैसे कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पेशावर के इलाके डबगरी गार्डन में, जहां पर कल शब एक अहमदी शख्स मेराज अहमद को कत्ल कर दिया गया और उनको जो है वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे। वो एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। उनके बेटे की मुद्दइयत में डबगरी गार्डन पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में ये कहा गया है कि उनके वालिद की यानी जो शख्स कत्ल हुए उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और पुलिस भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये बज़ाहिर ये एक टारगेटेड कत्ल है। आपको याद होगा 29 जुलाई को पेशावर में ही एक अदालत में एक शख्स मदरसे के तालिब इल्म खालिद ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चली उस कातिल के हक़ में और जिस तरह के सेंटिमेंट्स थे, तो उसके बाद ये दूसरा वाक़या पेश आया है। जो जमात अहमदिया के तर्जुमान हैं सलीमुद्दीन, उन्होंने कहा है, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और कहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ख़ासी ये जो मेराज अहमद साहब हैं इनके ख़िलाफ़ मुहिम चल रही थी और इनको उनके बेटे के मुताबिक कुछ थ्रेट्स भी थे। ये अब स्टोर नहीं चला रहे थे क्योंकि इनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती। उनके बेटा चला रहा था जिसमें उसने कहा है FIR में कि ये मुकदमा जो है उन्हें नहीं पता किसके ख़िलाफ़ होगा, तो पुलिस ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया है। गुज़िश्ता हफ्ते आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था जिसने वहाँ फायरिंग की थी। तो ये एक गुज़िश्ता चंद दिनों से खुसूसन जो पेशावर में कोर्ट का वाक़या हुआ था, एक सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी एक मुहिम चल रही थी। जो जमात अहमदिया के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में साहिवाल में और लाला मूसा में 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें अहमदियों को निशाना बनाया गया है। दोनों जो वाक़यात हैं उनमें एक में तो जो अहमदी जिन शख्स को निशाना बनाया गया वो बच गए, दूसरे में जो है उनको जो लाला मूसा का वाक़या है उनको 4 गोलियां लगी मगर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर गए हैं। ये जो सारी सूरत हाल है वो सब हम कल यौम आज़ादी भी मनाएंगे, हम यूनिटी की भी बात करते हैं, उसके बावजूद ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता चंद दिनों से खासा सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे भी जो है ये डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। ये जो है चंद दिनों का मुबशिर मामला नहीं है। आप किसी भी साल का जो है वो रिकॉर्ड उठा के देख लें, इस तरह के वाक़यात जो है हर साल का मामूल है। मसलन आज जैसे ही ये खबर आई है कि मेराज अहमद को कत्ल कर दिया है नामालूम अफराद ने, तो उसके बाद मैंने एक जो है वो स्क्रीनशॉट भी देखा सोशल मीडिया पे। वो उन्होंने बाकायदा अपने नाम से जो है आमिर सईद ऑफिशियल के नाम से ये शॉट है जिसमें ये रिएक्शन दिया गया कि बस अब स्पेशलिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, कादियानियों का फौरी और बरवक्त इलाज शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर शहर में एक और कादियानी कत्ल हुआ है और भी इंतज़ार करो। अब ये खुल्लम खुल्ला जो है ये सोशल मीडिया पे है। ये जो इनके बेटे ने FIR दर्ज कराई है, इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत मुद्दत से जो है हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही थी। 6 मई का एक स्क्रीनशॉट है, वो कोई है आई लव माई पाकिस्तान अकाउंट की तरफ से है। उसमें उन्होंने जो है बाकायदा जो मिराज जिनके का कत्ल हुआ है उनके बेटे की तस्वीर जो है दवाखाने पे खड़े हुए हैं वो छापी और कहा गया कि ये कादियानी है और इसका कारोबार का बाइकआउट किया जाए।
अच्छा, लाहौर का जो शहर है उसमें जितनी भी मसरूफ मार्केटें हैं उनमें से 2-3 मार्केटें, वहाँ बाकायदा पोस्टर्स लगाए जाते हैं हाथ से लिख के या मार्कर से लिख के कि यहाँ कादियानियों का दाखिला ममनू है। मैं जिस लोकेलिटी में कराची में रहता हूँ वहाँ पिछले कई दिनों से बैनर नमूदार हो चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ कोई कादियानी नहीं रहता, लेकिन किसी का नाम नहीं है कि ये बैनर किसकी तरफ से, नामालूम अफराद की तरफ से है। अच्छा, ये तो आम माशरे में जो फैल रहा है वो मामला है। ये मामला सिर्फ माशरे तक नहीं रहा, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं इमरान अली शाह, जब 29 जुलाई को पेशावर की सेशन अदालत में कत्ल हुआ है इसका ताहिर अहमद नसीम का, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इमरान अली शाह MNA ने तकरीर करते हुए कहा कि ये जो कातिल है खालिद, जिसे उन्होंने गाजी खालिद कहा, इसको या तो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए माफी दी जाए या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसका खून बहा अदा करे, वरना मैं अपनी जायदाद बेच के इसका खून बहा अदा करने को तैयार हूं। तो ये मसला जो है अब आम आदमी का नहीं है, अब इस मसले में अरकान पार्लियामान भी हैं जिन्होंने आइन और इंसानी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है। अच्छा, सिर्फ वो भी नहीं है वसत, इनफैक्ट ये जो अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं उन्होंने जो बातें की, अली मोहम्मद साहब ने भी कुछ साइड ली है उनकी और कहा कि जी बिल्कुल अगर कोर्ट सज़ा नहीं देंगे तो फिर लोग ऐसा ही करेंगे। हालांकि वो कोर्ट केस चल रहा था तो इनको ये तो गारंटी नहीं है कि कोर्ट सज़ा देती है नहीं देती। अच्छा, ना सिर्फ ज़रार चल रहा था बल्कि वो जो जमात अहमदिया कह रही है कि ये शख्स कई साल पहले अहमदियत छोड़ चुका था। वो भी वो मेरे लिए बात रेलेवेंट नहीं है। पॉइंट है कि मैं बात कर रहा हूँ जो इस पर जो पॉलिटिकल कंसेंसस मुझे नजर आए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दो जमातें वो जमातें हैं जो वैसे तो एक दूसरे का नाम नहीं ले सकती, लेकिन कम से कम किसी इशू पे तो वन पेज पर होते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये पेशावर की कत्ल की आप बात करें, जो कोर्ट में जो कत्ल हुआ था, तो सिर्फ सियासतदानों को हम क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जब पेशावर की एलीट फोर्स ने अपनी सेल्फीज भी ली हैं कातिल के साथ। मैं तो इसको प्योरली एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं कि आप क्या, इससे हम क्या नतीजा निकालें। ये जो वसत आपने जो अभी जो स्क्रीनशॉट्स की बात की, वो जो पहला स्क्रीनशॉट था जिसमें कहा था कि ये इलाज शुरू हो गया है, उसके एंड के जुमले आप जरा पढ़ लें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो ये है मर्डर फॉर लाइक्स। और जो इसकी जो मंसूबाबंदी है वो मुझे बहुत खौफनाक लग रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा महीनों से ये कैंपेन चल रही है और आज जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, कल इसका मतलब है कि आप किसी पर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा दें, वो सबूत है और आपके पास एक पूरी फौज खड़ी होगी, ना सिर्फ मारने के लिए लेकिन फिर कातिल को डिफेंड करने के लिए। तो दिस इज़ वेयर वी आर एट एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। और आगे अब क्या बात, एक वक्फा ही ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और क्योंकि शो का आगाज़ हमने पेशावर BRT से किया था, तो मैंने सोचा कि फीडर रूट पकड़ के दोबारा BRT की तरफ ही आते हैं। और सवाल ये है कि इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो, मेट्रो लाहौर, मेट्रो मुल्तान और अब मेट्रो पेशावर, तो कराची का क्या कसूर है कि यहाँ पर कोई मैस ट्रांजिट सिस्टम का नामो निशान ही नहीं है। ज़ाहिर है इसका मैं जवाब, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। तो हमने आज दावत दी आरिफ हसन साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आर्किटेक्ट, प्लानर, एक्टिविस्ट, रिसर्चर, हिलाले इम्तियाज़ के भी रिसिपिएंट हैं। और आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अब तक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कोई मैस ट्रांजिट नहीं है, क्यों? देखिए, ये इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। बिल्कुल। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैस ट्रांजिट की कई किस्में होती हैं। एक अच्छा बस सिस्टम भी मैस ट्रांजिट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, घर से काम पे, काम से कहीं और जी, आराम से तेज़ रफ्तारी से अगर आप पहुंच जाएं तो वो मैस ट्रांजिट ही होता है। कराची के जितने भी मंसूबे बने उन सब में मैस ट्रांजिट का एक पहलू रखा गया था।
और ये कराची के लिए ये मैस ट्रांजिट के जो मंसूबे थे ये बहुत पहले बने दूसरे शहरों से। दूसरे शहरों में तो ये तसव्वुर ही बहुत बाद में आया। कराची में तो 1951-52 में मंसूबा बना था मैस ट्रांजिट का, लाइट रेल का, और वो नहीं हुआ मुकम्मल, वो शेल्फ कर दिया गया। सारा प्रोजेक्ट जो MRV प्लान था कराची का, शेल्फ करने की बहुत अजीब व गरीब वजूहत थी, मगर वो तफसील में जाने में मज़ा आएगा, सरसरी तौर पे जिक्र करने से नहीं बात बनेगी। मगर जो सबसे अहम मंसूबा बना था वो 1975 के प्लान में बना था। प्लान शुरू हुआ था याह्या खान के ज़माने में, इसे कराची मास्टर प्लान 75-85 कहते हैं। और भुट्टो साहब को ज़ाती दिलचस्पी थी उस मास्टर प्लान में, और उसका एक बहुत अहम हिस्सा मैस ट्रांजिट था। एक अंडरग्राउंड कॉरिडोर था जो यूनिवर्सिटी तक जाता था, फ्रॉम यहाँ से आपके मेरीवेदर टार तक, और उसके मुस्तक़ बहुत सारे रूट्स उसमें आके मिलते थे। उस पर काम शुरू हो गया था, और मेरी तहकीक के मुताबिक जिन लोगों से मैंने बात की है जो उस पर काम कर रहे थे, जैसे मोहसिन रिजवी साहब थे, उन्होंने कहा मेरे से कि हर एक चीज़ तय हो चुकी थी, दस्तावेज़ भी दिए मुझे उन्होंने, और निगोशिएशंस हो रहे थे कनाडा से रोलिंग स्टॉक के बारे में। मगर फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अलग हुई, और जो मास्टर प्लान प्रोसेस था उस पर एक कमेटी बैठी देखने के लिए कि इसमें करप्शन कितना है। मगर उस कमेटी की एक मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई, और ना वो करप्शन की तहकीक हुई, और साथ के साथ वो जो प्लान प्रपोजल्स थे वो सारे के सारे शेल्फ हो गए। तो मेरे ख्याल में आरिफ साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जारी रखें। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर आरिफ हसन साहब से। और आरिफ हसन साहब, आप हमें ये बता रहे थे कि इतने सालों में पाक कराची में अब तक मैस ट्रांजिट सिस्टम क्यों नहीं बन सका। जी तो ये इख्तिलाफात रहे प्रोविंस में और फेडरल गवर्नमेंट में भी। दूसरी बात ये थी कि ये जो प्रपोजल्स थे ये इतने महंगे थे, और अब भी महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं, कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को दुश्वारी भी हुई। मसलन यही ले लीजिए आप सर्कुलर रेलवे का, 400 बिलियन की इसकी कीमत बन रही है, तो मेरे ख्याल में ये तो एक नामुमकिन सी चीज़ है। और एक सेंस ऑफ ग्रैंडियर भी है कि जनाब शानदार होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये शहर दूसरे शहरों जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। दूसरे शहर भी शायद इतने बड़े हो जाएं, और ये बहुत फैला हुआ है, और इसके जो वर्किंग क्लास एरियाज़ हैं उनका फासला शहर के सेंटर से और रिहायशी इलाकों से बहुत बड़ा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आड़े आती हैं एक सस्ते मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम फैसला कर लें कि वो सस्ता बनेगा, हम फैसला कर लें कि वो ग्रेड बनेगा, हम फैसला कर लें पूरी तरह से कि हम जितनी ज़मीन चाहिए बनाने के लिए उससे ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे रेलवे की ज़मीन पे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सर्कुलर रेलवे है जो 400 बिलियन का बन रहा है, ये 100 बिलियन से कम में बनेगा। मगर ये फैसले पहले करने होंगे और इन पे अमल कराना इंजीनियर से
और वो जो फैसला करते हैं इन मामलात पे, वो फैसला कराना ज़रूरी है। ये बातें तय हो जानी चाहिए कि सस्ता बनेगा, क्योंकि अगर सस्ता नहीं बनेगा तो जो किराए होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर सब्सिडी चाहिए होगी। कराची की बहुत सारी स्कीम्स बनी ट्रांसपोर्ट की, और बाज़ तो बहुत अच्छी स्कीम्स थी और कामयाब स्कीम्स थी। वो फेल्ड उनकी होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनको सब्सिडी चाहिए थी और वो सब्सिडी उन्हें नहीं मिल सकी। हालांकि उस सब्सिडी के वायदे किए गए थे, मगर वो सब्सिडी नहीं मिल सकी। इसके मैं हवाले दूंगा आपको कि ये जो मौजूदा सिस्टम बन रहा है BRTs का जी, मेरा ख्याल है हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बन रहा है, ताकि हम देखें कि ये जितनी अच्छा बन सकता है बने। मगर ये कराची के ट्रांसपोर्ट के मसलों का हल नहीं है, क्योंकि ये 1.5% से ज़्यादा कम्यूटिंग पब्लिक को सर्व नहीं करेगा। जो 2-3 लाइनें बन रही हैं, दे विल नॉट सर्व मोर देन दैट। सर्कुलर रेलवे को शामिल कर दें, 4.5% हो जाएगा। बाकी जो मूवमेंट है सारी की सारी वो बसेस से होगी। तो ये ज़्यादा अहम था कि हम बस सर्विसेज, अच्छी बस सर्विसेज बस लेन्स के अंदर रहते हुए प्रोवाइड करें, और आहिस्ते आहिस्ते उनको अपग्रेड करते रहें वक्त के साथ साथ। और जितने हम खर्च कर रहे हैं इस वक्त 2 लाइनों पे, उसी कीमत में हम तकरीबन 2000 बसें शहर में ला सकते थे। एक स्कूल कायम कर सकते थे कंडक्टर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स के लिए, हम स्कूल कायम कर सकते थे मेंटेनेंस के लिए, हम पुलिस सही मायनों में बिल्कुल। और इस मेरा सारे ख्याल है आरिफ हसन साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती यही है कि जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम कर सकते थे, हम सोच सकते थे, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। बदकिस्मती से हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। हमने माजी पर तो बात कर ली, हमने हाल पर तो बात कर ली, लेकिन हमें इतना वक्त नहीं मिला कि हम मुस्तकबिल पर बात कर सकें। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।